विद शाहीन के साथ मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। आज हम जिस मौजू को मौजूए बहस कहेंगे वो मौजू बुनियादी तौर पे आम आदमी का मसला है। अब आम आदमी के मसाइल क्या हैं जो बराह रास्त गवर्नमेंट से आम आदमी का मुतालबा होता है कि ये मसाइल हल होने चाहिए। एक आम शहरी जो इनकम टैक्स फाइलर है उसके पैसों से, उसकी तनख्वाह से इनकम टैक्स की कटौती होती है, जिस टैक्स से आपकी गवर्नमेंट की मिशनरी चलती है। कितनी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक हब में, इस शहर में जो पूरे पाकिस्तान को पालने में मददगार साबित होता है, जो शहर इस मुल्क की रेवेन्यू का 70% अमाउंट अदा करता है, उस शहर कराची को, उसके पैरेलल शहर हैदराबाद को किस तरह से यतीम और मजलूम बनाया जा रहा है। एक आम आदमी जो कराची का, हैदराबाद का रहने वाला है, उसको पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं है, उसके को चलने के लिए साफ सड़कें मुयस्सर नहीं है, उसके यहाँ सांस लेने के लिए साफ हवा मुयस्सर नहीं है। अच्छा, ये तीनों चीजें किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। किस तरह से? हुकूमत जो आपसे टैक्स लेती है, उन्हीं टैक्सों से हुक्मरान तबके को तनख्वाहें मिलती हैं या ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाहें मिलती हैं। खान साहब ने तब्दीली के नाम पर इस जो कराची और हैदराबाद के रहने वाले हैं, इनका यानी जेनोसाइड, इनकी नस्ल कुशी की। किस तरह से? बहुत छोटा सा सवाल है कि आम आदमी परेशान क्यों है? हर शख्स, चाहे वो एक फैक्ट्री ओनर है, वो भी परेशान है। उसने कहा कि रेंजर्स ने भत्ते की लानत से शहर को पाक कर दिया। तो क्या रेंजर्स ने डोनेशन की लानत या डोनेशन के नाम पे हासिल होने वाले पैसे की लानत से भी शहर को पाक किया? जो लोग पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या एमक्यूएम का नाम लेके भत्ता लेते थे, अब वो पीटीआई का नाम लेके भत्ता ले रहे हैं। बादियों नजर में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा तबका इस शहर के मकीनों में से वो भी है जिसका प्रोफेशन ही यही है, जो मुख्तलिफ सियासी निजाम की आड़ में अपनी गुंडागर्दियों को बरकरार रखते हैं। यानी पीपल्स पार्टी की आड़ में, पीटीआई की आड़ में, एमक्यूएम की आड़ में, जमात इस्लामी की आड़ में, जिनका प्रोफेशन लूटमार होता है, लेकिन वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं। वो मोबाइल स्नैचिंग नहीं करते। वो किसी के मिसाल के तौर पे बल शनाख्ती कार्ड का कोई इशू है तो पहले उसको डराते हैं, अपने पपेटेरियन के जरिए उसको नोटिस भेजते हैं। यानी हद तो ये है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक घर जो नॉर्थ कराची में जो लोग सकूनत पसीर हैं, उनके घर में सुबह 9 बजे पुलिस मोबाइल आती है या पुलिस वाले आते हैं और डीसी ऑफिस का एक एम्प्लॉय आता है कि जी आपके यहाँ कोरोना पेशेंट है, आपका घर सील होगा। पूरे घर में एक हलचल मच जाती है। इत्तफाकन उस घर में डॉक्टर भी मौजूद होता है जो कहता है कि जी हमने पूरे घर का टेस्ट कराया है, किसी को वो सिम्टम नहीं है जो कोरोना के पेशेंट को होते हैं। तो उनको कहा जाता है कि जी डीसी ऑफिस से आपके पास ये आपका एड्रेस आया है। अब डीसी ऑफिस में कैसे आते हैं? देखिए 4-5 सेंटर्स हैं जहां कोरोना के टेस्ट होते हैं। अब कोई शख्स जो कोविड-19 का पेशेंट है वो जाता है, जाकर के अपना टेस्ट कराता है। टेस्ट कराते वक्त जब वो बिल बनवाता है तो उसके ऊपर अपना एड्रेस लिख देता है 245। उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, वो 245 में नहीं 249 में रहता है। वो क्या करता है कि जी वो पुलिस वाले डीसी ऑफिस के उस डेस्क का अमला आ जाता है उस घर पे कि जी ये गली सील होगी। हालांकि उस घर में ये सिस्टमेटिक फेल्योर है या सिस्टमेटिक एरर है। जब आप किसी पेशेंट को लेते हैं तो उसका सीएनआईसी नंबर क्यों नहीं लेते, उसका बायोमेट्रिक क्यों नहीं लेते, इस बात को क्यों नहीं एश्योर करते कि उस पेशेंट की वजह कर जिस घर में पेशेंट नहीं है वो लोग डिस्टर्ब ना हो। तो ये सिस्टमेटिक एरर क्यों है? इसलिए कि वो जो एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल 2 है, वो इम्तियाज अबड़ो में नाम लेके कह रहा हूँ, वो 3 सीटों पे 3 कलीदों ओहदों पे तनख्वाहें वसूल कर रहा है, चूंकि वो तुगलक हाउस का चहीता है।
वो डायरेक्टर फूड है मीरपुर खास का, वो सक्खर में भी एडिशनल डायरेक्टर है और वो कराची में भी डिप्टी कमिश्नर 2 है। क्या कमिश्नर साहब के इल्म में ये बातें नहीं है? क्या देखिए, लचक जब कानून में किसी एक चहीते को नवाजने के लिए दी जाएगी तो आपका सिस्टम डेमोलिश होगा। तो ये आपका सिस्टम फेल्योर है। मकसद मैं बहुत छोटी सतह यानी आम आदमी के मसाइल को लेकर के, उनकी प्रॉब्लम को लेकर के मामलात को डिस्कस कर रहा हूं। अब ये क्या है? गवर्नमेंट की रिट नहीं है। गवर्नमेंट की रिट क्यों नहीं है? क्योंकि हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये जो ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ी तादाद है। अब मैं इम्तियाज अफरों की बात करता हूँ कि बेसिक पोस्टिंग इसकी ये एक टप्पेदार होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। अब इसके अजीज रिश्तेदार तुगलक हाउस में ये चीफ से मलिक मुमताज जैसे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं कि 3-3, 4-4 सीटों पे इसकी तैनाती होती है। कराची से हजारों नहीं लाखों ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास तालीम है, डिग्री है, नौकरियां नहीं है, क्योंकि वो नौकरी सिंध के जो इंटीरियर के गांव देहातों के लोग हैं उनको मिलती है। अब अगर आप कोटा सिस्टम की बात करते हैं कि जी कोटा सिस्टम, तो कोटा सिस्टम नहीं, पूरे का पूरा जो कंसाइनमेंट है वो सिंध को दे दिया जाता है। कराची और हैदराबाद का कोई कोटा रखा ही नहीं जाता है। कराची और हैदराबाद को छोड़ दीजिए, आप पूरे पाकिस्तान को देख लीजिए, ना कोई अपॉइंटमेंट पंजाबी का, ना पठान का, ना सराइकी का, ना बलोच का हो रहा है। अपॉइंटमेंट किसके होते हैं? सिंधी के। सूबे सिंध को 19 अजला में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैं दावे से कह रहा हूं, किसी जिले का नॉन सिंधी डिप्टी कमिश्नर आप मुझे दिखा दे, या ब्यूरोक्रेटिकल जो स्टाफ है कोई भी नॉन सिंधी मुझे एक दिखा दे, नहीं। तो क्या अमलन सिंधु देश नहीं बन गया? देखिए 84, 85, 86 में यही सूरत हाल थी कि सिंध में आसिफ अली जरदारी की गुंडागर्दी थी। ट्रेनें जाती थी, उनको रोक के पैसे ले लिए जाते थे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आता था, उसके पैर पे बम बांध करके उससे रिमोट से डरा करके उससे पैसे ले लिए जाते थे। तो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने सिंध को 2 सियासी कुव्वतों में तकसीम किया और एमक्यूएम बनी। एमक्यूएम बनाने में सिर्फ कंट्रीब्यूशन अल्ताफ हुसैन का था। एस्टैब्लिशमेंट ने एमक्यूएम को खड़ा किया, सिंधियों के लिए एक रेजिस्टेंस खड़ी की, क्योंकि जीएम सैयद साहब अपनी सालगिरह के मौके पे कहते थे कि जी हमारे से सिर्फ गुद्दू बेरा जोड़ाना है, सिंध हमारा लेना है। तो सिंध में जो आबादी पंजाबी आबादकार थे, जो पश्तून स्पीकिंग थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सिंध में सिंधियों की पैरेलल हुकूमत खड़ी की गई जो एमक्यूएम थी। और एमक्यूएम को पूरी पजराई यहाँ की आवाम ने दिया, क्योंकि सिस्टम का फेलियर उस वक्त भी था। और अब फिर फेडरल गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी या सिंधी नेशनलिस्ट जो कुव्वतें हैं वो ब्लैकमेल कर रही है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा दोबारा लगना शुरू हो जाएगा। अब ये पाकिस्तान ना खप्पे के नारे की आड़ में पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिंध में अमलन सिंधु देश बन चुका है, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं हुई, और अनाउंसमेंट भी ना होने की वजह यह कि इस सिंधु देश की हिफाजत अफवाज पाकिस्तान कर रही है, चूंकि वो पाकिस्तान की हिफाजत करना जानती है। यहां सारी मराद, सारी चीजें, यानी हद ये है कि एक सिंधी स्पीकिंग वडेरा, मैं नाम नहीं लूंगा, जो इस मुल्क के एक बड़े सनतकार को कहता है कि जी अपनी फैक्ट्रियां मेरे नाम कर दो और उसके अगेंस्ट में मैं तुम्हें दुबई में फ्लैट दे देता हूं। और वो बेचारा उर्दू स्पीकिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ी परेशानी के आलम में इस डील को करके दुबई भाग जाता है। तो ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, हजारों मिसालें। आज ये कम्युनिटी जो है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को दबा रही है, कल यकीनन पंजाबी आबादकारों को भी दबाएंगे, पठानों को भी दबाएंगे, क्योंकि सिंध का जोग्राफिया उठा के देखें तो आपका जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है भारत की एक्सेस और रसाई सिंध के तमाम जिम्मेदार खानदानों में, क्योंकि वो जो हिंदू अपनी जमीनें छोड़ के गया था उसकी रखवाली यही मुकामी वडेरे कर रहे हैं। तो और हिंदुओं को उनका कंपनसेशन हिंदुस्तान में पहुंचाया जा रहा है।
एक हिंदू सिंधी मारा जाता है, पूरा दादू मेड़ हैदराबाद बंद हो जाता है। 20 सिंधी मुसलमान मारे जाए, कुछ नहीं होता है। आप ये देखें, यहाँ पे नूरियाबाद के साथ एक पूरी आबादी है हिंदुओं की, वहां मंदिर भी है, वहां तमाम हिंदू रस्में भी होती हैं और वहां इस्लाम की रवादारी के नाम पे इनको सारी मराद दी जाती है। जब आप बाबरी मस्जिद को टूटते हुए देख रहे थे तो आपको यह इलाके क्यों नजर नहीं आए? इसलिए नजर नहीं आए कि सिंध के जो वडेरे हैं, सिंध के जो जमींदार हैं, सिंध के जो पॉलिटिशियन हैं, वो हिंदुओं के गुलाम हैं नस्ल दर नस्ल। वो अपनी गुलामी को खत्म नहीं कर रहे, उन्होंने सिर्फ स्टेटस दिखाने को चेंज किया है। आज भी अपने वो हिंदू आकाओं के साथ शाना बशाना करें। पाकिस्तान की मोहब्बत की अगर बात होगी, मैं सिर्फ चंद खानदानों की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तानियत की मोहब्बत की बात करते हैं, वरना ये तो गुज़िश्ता 50 सालों से इस चीज का नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान को ना कपे। अब आप तालीमी अदारों के दरवाजे कराची और हैदराबाद के नौजवानों के लिए बंद कर दिए गए। तमाम इंडस्ट्रीज पे, तमाम फैक्ट्रीज पे, तमाम सरकारी और निम सरकारी अदारों पे हिंदू वो जो सिंधी एक कल्चर है या सिंधी डोमिनेंस है, उसने कब्जा कर लिया। अब कराची और हैदराबाद के लोगों को तीसरे दर्जे का शहरी डिक्लेयर किया जा चुका है कि ये तीसरे दर्जे के शहरी हैं। इन पे तमाम सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद हैं और मेरे रब की लाठी बड़ी बेआवाज है। कल इसका एहसास जब 66% आबादी को होगी कि आज जो सलूक उर्दू स्पीकिंग के साथ हो रहा है, कल वो सलूक पंजाबी स्पीकिंग के साथ भी होगा, तो उस वक्त तक पानी सर से ऊंचा हो चुका होगा। बैलेंस ऑफ फोर्स नागुज़ीर है और कुदरत का निजाम है। ताकत में तवाज़न जब तक नहीं होता, उस वक्त तक इंसाफ नहीं आता है। आपने सिंध के ताकत के तवाज़ुन को खत्म कर दिया और जो दूसरी ताकत थी, जो जिसको आप कराची और हैदराबाद के शहरी इलाकों की ताकत थी, उसको आपने हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े माविया में खत्म कर दिया, तोड़ दिया, जिसका नुकसान यकीनन अर्ज़ वतन को होगा, पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की अफवाज को होगा। टुनाइट विद शाहीन के साथ से शाहीन अब्दुल।